आज हम बात करेंगे यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में। यूटीआई एएमसी इंडिया की सबसे पुरानी और अगर उनके सारे इन्वेस्टमेंट्स आप जोड़ दें तो इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। एसेट मैनेजमेंट आसान भाषा में आपके और मेरे इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज करने का बिजनेस है, फिर चाहे वो इक्विटी में हो या गोल्ड में हो या डेट में हो। अगर उनके इन्वेस्टमेंट्स को आप जोड़ दे तो कुल मिला के ये 10 लाख करोड़ रुपए, एवरेज 10 लाख करोड़ रुपए मैनेज करते हैं। और उसके दो पार्ट हम कर सकते हैं। एक पार्ट जहां 153 डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स में वो 1.3 लाख करोड़ रुपीस मैनेज करते हैं, और दूसरा पार्ट जहां वो गवर्नमेंट के प्रोविडेंट फंड, ईएसआईसी, नेशनल पेंशन स्कीम के पैसे मैनेज करती है, जो आप जोड़ दे तो रफली 8.3 लाख करोड़ जितना होता है। एसेट मैनेजमेंट की जो इंडस्ट्री है वो बहुत यूनिक है। फाइनेंशियल्स में दो टाइप के बिजनेस होते हैं, एक जहां पैसों से पैसा बनता है और दूसरा जहां दिमाग से पैसा बनता है। तो फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं आपके बैंक्स, एनबीएफसीज, इंश्योरेंस कंपनीज, जहां ग्रो करने के लिए आपको सब्सटेंशियल कैपिटल लगता है। जहां दिमाग से पैसा बनता है वो कैटेगरी में आते हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज, ब्रोकिंग कंपनीज, जहां ग्रो करने के लिए आपको सब्सटेंशियल कैपिटल नहीं लगता है। और जैसे आपने हमारे कैम्स के वीडियो में देखा था, इंडिया में आज म्यूचुअल फंड्स का पेनिट्रेशन केवल 11% का है, जबकि पूरा वर्ल्ड एवरेज 55% का है। तो अगले 10 साल में इस इंडस्ट्री में हम एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स का ग्रोथ एक्सपेक्ट करते हैं, और यहाँ पे यूटीआई वेल पोजीशनड है इस ग्रोथ को कैपिटलाइज करने में। इनके फाइनेंशियल्स पर हम नजर डालते हैं। पिछले 2 साल में इनका रेवेन्यू ग्रोथ -25% हुआ है, और कॉन्सिक्वेंटली इनके प्रॉफिट्स में भी 30% की गिरावट आई है। इसका एक मेन रीजन ये है कि सेबी के जो गाइडलाइंस है रिगार्डिंग म्यूचुअल फंड के एक्सपेंस रेशियोज, उसके कारण सारे म्यूचुअल फंड्स के एक्सपेंस रेशियो कम हुए और इनके रेवेन्यूज भी कम हुए। इनके बैलेंस शीट पे नजर डालें तो इनके बुक्स पे वर्चुअली जीरो डेट है, और इस बिजनेस का आरओई रफली 9.9% आ रहा है। ये अपने कंपटीशन से काफी कम है, और इसी वजह से इनके वैल्यूएशंस में भी कमी है। जहां एचडीएफसी एएमसी और निप्पॉन एएमसी इनके लिस्टेड पीयर्स 37 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग्स या 38 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग्स पे ट्रेड कर रहे हैं, वहां यूटीआई एएमसी का आईपीओ रफली 25 से 26 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग्स पे लिस्ट होगा। रेवेन्यू फॉल आने के बाद एक आईपीओ लाना बड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन फिर भी इनको आईपीओ लाना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ सेबीज कंप्लायंस रिक्वायरमेंट। और वो रिक्वायरमेंट बड़ी सिंपल है कि किसी एक कंपनी को दो अलग अलग एएमसी में 10% से ज्यादा स्टेक रखना अलाउड नहीं है। तो अगर आपके किसी भी एएमसी में 2 एएमसी में स्टेक ज्यादा है तो आपको एक एएमसी में 10% से नीचे आपका स्टेक लाना पड़ेगा। तो ये आईपीओ एक ऑफर फॉर सेल है, जहां पे एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा और एलआईसी ये अपना स्टेक 10% से नीचे ला रहे हैं टू मीट सेबीज कंप्लायंस रिक्वायरमेंट। यहां हम एक बहुत इंटरेस्टिंग मोड पे पहुंचते हैं। एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा और एलआईसी के सिवा यहां पे एक चौथा इन्वेस्टर भी है, टी रो करके, जो बाहर $1 ट्रिलियन के एसेट्स मैनेज करता है। $1 ट्रिलियन यानी कि 1 लाख करोड़ डॉलर, यानी कि 75 लाख करोड़ रुपए। और इतने पैसे मैनेज करने के लिए जाहिर सी बात है कि इनके प्रोसेसेस, इनके सिस्टम्स बहुत ही एडवांस्ड हो गए एंड वन ऑफ द बेस्ट इन द इंडस्ट्री होते हैं। लेकिन इंग्लिश में कहावत है दैट टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। तो यहाँ पे इतने सारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होने के कारण डिसीजन मेकिंग नहीं हो पा रहा था, और उसका नुकसान कंपनी को हो रहा था। तो बाकी सब कंपनीज जब अपना स्टेक कम करेगी तो टी रो कंट्रोलिंग पार्टनर हो जाएगी, और फिर उसके प्रोसेसेस और स्ट्रेटेजी टी रो डिसाइड करेगी, जिसका यूटीआई पे पॉजिटिव असर पड़ेगा। और एक पॉजिटिव ये है कि यूटीआई के बियॉन्ड टॉप 30 सिटीज, यानी कि टीयर 2 टीयर 3 सिटीज, हमारी भाषा में B30 कहते हैं उनको, वहां पे उनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग है। इनफैक्ट पिछले 5 साल में आप देखोगे तो जो इंडस्ट्री में जितना भी पैसा है उसका कंट्रीब्यूशन B30 सिटीज से पहले केवल 8% होता था, और आज की तारीख में वो 12% है।
यानी कि बियॉन्ड टॉप 30 सिटीज में से काफी पैसा इंडस्ट्री में आ रहा है। इनफैक्ट उनके पैसे का ग्रोथ इंडस्ट्री के ग्रोथ से फास्टर है और वो यूटीआई के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव है। एक या दो नेगेटिव्स भी है जो हमें डिस्कस करनी चाहिए। इतनी सारी फाइनेंशियल लिटरेसी के बाद आज भी म्यूचुअल फंड के फ्लोज पिछले 1 या 2 साल के रिटर्न्स पे बहुत डिपेंड करते हैं। बाय द वे, ये वीडियो भी एक एजुकेशनल वीडियो है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा और ऐसे ही फ्यूचर वीडियोस आपको देखने हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नाउ बैक टू द आईपीओ। पिछले 2-3 साल में यूटीआई के डेट फंड्स में येस बैंक, डीएचएफएल जैसे डिफॉल्ट्स हुए हैं, जिसके कारण उनके डेट फंड्स में काफी आउटफ्लोज हुए। इनफैक्ट उनका जो डेट फंड का AUM है वो 40% से गिर चुका है पिछले 2-3 साल में। तो एक ग्रोइंग इंडस्ट्री में इनका मार्केट शेयर कम हुआ है और अगर फ्यूचर में यूटीआई अपने म्यूचुअल फंड्स का परफॉर्मेंस इंप्रूव करे जो इंडस्ट्री को बीट करते हो तो ये नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा, इनके AUM में पैसिव फंड्स का कंट्रीब्यूशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। पैसिव फंड बेसिकली इंडेक्स फंड होते हैं जो इंडेक्स को कॉपी करते हैं। इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत होती नहीं है और इसीलिए फीस भी कम चार्ज करते हैं। इनफैक्ट इनकी फीस लिक्विड फंड से भी कम होती है। आज की तारीख में इंडस्ट्री का सबसे बड़ा पैसिव फंड यूटीआई मैनेज करती है, तो आज के लिए ये डेफिनेटली नेगेटिव है। बट जैसे जैसे इंडस्ट्री मैच्योर करते जाता है वैसे वैसे पैसिव फंड्स का कंट्रीब्यूशन बढ़ते जाएगा और इस इंडस्ट्री में यूटीआई पहले से है तो ये उनके लिए फ्यूचर में एक पॉजिटिव बन जाएगा। तो फाइनली यूटीआई एक ग्रोइंग इंडस्ट्री में है, उनका बिजनेस मॉडल बहुत स्केलेबल है, इनके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है टियर 2 और टियर 3 सिटीज में, इनकी बैलेंस शीट काफी साउंड, डेट फ्री है और सबसे इंपॉर्टेंट लिस्टेड पीयर्स के मुकाबले ये एक रीजनेबल वैल्यूएशन पे अवेलेबल है जो यहाँ से इन्वेस्टर्स के लिए एक पोटेंशियल अपसाइड छोड़ के जाता है। तो हमारा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि इस आईपीओ के लिए अप्लाई करिए फॉर लॉन्ग टर्म।